देखो ये तो एक मतलब बहुत प्यारी सी चीज़ है कि जो मतलब साधारण गरीब माँ-बाप के बच्चे होते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं, उनके जो सपने होते हैं ना वो खुद के नहीं होते हैं। बहुत बार वो अपने माँ-बाप की नज़रों में एक सपना देखते हैं और उस सपने को अपना बना लेते हैं। 2020 में मैंने अटेम्प्ट भी दिया था सर, बट प्री नहीं हुआ था क्लियर। फिर से 2021 का मैंने स्किप कर दिया था कि अभी प्रिपरेशन शायद मेरी उस लेवल पे नहीं जा पा रही है। फिर सर मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, फिर 2022 का दिया था सर एग्ज़ाम, उसमें प्री हो गया था क्लियर, अच्छा। बट मेंस नहीं हो पाया था। फिर सर 23 में सर जब मैंने अटेम्प्ट किया फिर से प्री नहीं हुआ है, तो काफ़ी अप एंड डाउन से भरी रही है जर्नी और फाइनली 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है और उसमें क्या था कि 2 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों को किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में प्लस और माइनस का साइन फिट करना है। जैसे मैं ए हूँ और सर बी हैं, तो मैं कहीं पे भी प्लस लगा सकता हूँ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में और सर कहीं पे भी माइनस लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट एक ऐसी युवा महिला अधिकारी जो न केवल देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में आईएएस के लिए चयनित हुई हैं, बल्कि अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और सेवा भाव से समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। नाम है आयुषी चौधरी। मेरे दोस्तों, एक ग्रामीण परिवार से आने वाली बच्ची किस तरह अपने जीवन के संघर्ष को आगे बढ़ाती है और इस परीक्षा में पास होती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे बच्चे से सीखने को मिलेगा जो अभी अभी आपकी दौर से बाहर निकला है। तो सुनिए प्लीज इसे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे बच्चों, आज मेरे साथ एक ऐसी बच्ची बैठी है जो लाखों बच्चों को प्रेरणा देगी कि कैसे गरीब और संघर्षशील परिवार से बाहर निकला जाए और इतनी जी जान लगा के मेहनत की जाए कि हर कदम पे सफलता मिले। मेरे दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो 8-8, 9-9 साल तैयारी करते हैं लेकिन उस दौरान में उनको सफलता नहीं मिलती। लेकिन कुछ ऐसे किस्मत वाले बच्चे होते हैं जो अपनी मेहनत को उस जुनून पर लेके चले जाते हैं कि उनको कदम दर कदम, कदम दर कदम उनको सफलता मिलती रहती है। और ये वो बच्चे हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे एफर्ट जो हो सबसे ज़्यादा कारगर बने, है ना? एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम थोड़ा करें लेकिन बेहतर करें और उसके बाद फिर थोड़ा करें, फिर कुछ बेहतर करें। तो आइए मेरे बच्चों, आज आप सभी के साथ मैं स्वागत करूँगा बच्चे आयुषी आपका। ये थैंक यू सर। आयुषी चौधरी जी हैं। आयुषी ने इस बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी का क्रैक किया है 2024 का। तो आयुषी, आपका स्वागत है बच्चे। थैंक यू सर। तो आयुषी, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा मुझे बताओ, कहाँ से हो और चीज़ें थोड़ी-सी? यस सर। तो सर मेरा नाम आयुषी चौधरी है। इस साल मैंने यूपीएससी में 290 रैंक अचीव की है। तो मैं बेसिकली यूपी में शामली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ताहरपुर भविसा मेरा गाँव है और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग 10th तक अपने पास के ही एक कस्बे से की है, कांधला से। फिर सर मैंने 11th-12th नोएडा से की है, एक हॉस्टल में रह के, क्योंकि 11th-12th वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी कांधला में। फिर सर मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से की है मैथ्स ऑनर्स में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है आईआईटी दिल्ली से, उसके लिए आईआईटी जेईई का एक एग्ज़ाम होता है, वो मैंने क्रैक किया था सर। और उसके बाद मैंने जॉब की है प्राइवेट सेक्टर में। बीच में थोड़ा गैप भी लिया था यूपीएससी के लिए, तो मैंने रिज़ाइन दिया था। फिर प्रिपरेशन की और फिर से मैंने जॉब जॉइन कर ली थी। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, तो सर मैं फिर से जॉब में आ गई थी और ये अटेम्प्ट मैंने पूरा जॉब के साथ ही दिया है सर। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ का जवाब देना आप कि देखो, कोई भी बच्चा यूपीएससी का सपना सोचता है या किसी भी सरकारी नौकरी का सपना सोचता है तो उसके मन में 2 ख़्याल आते हैं। अगर हम देसी पृष्ठभूमि की बात करें तो जिनके माँ-बाप के पास इतना ज़्यादा पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, उनके लिए यही रहता है कि इस स्तर से अगर ऊपर उठना है तो हमें अपनी एक सैलरी ऐसी करनी चाहिए जो फिक्स सैलरी मिले, हमें कम से कम उतनी मिले। तो आपके साथ तो आपने आईआईटी किया, यस। उसके बाद आप टाटा कैपिटल में भी आपकी जॉब लगी। तो मु ये तो बड़ा स्पष्ट है कि आप सैलरी वाइज़ तो बहुत अच्छे स्केल पे हैं और शायद यूपीएससी से ज़्यादा सैलरी आपको मिल रही है अभी भी और आगे भी उससे ज़्यादा ही मिलेगी। और इसमें मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमिकल सेक्शन की तरफ देखें तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है। फिर आपने यूपीएससी क्यों चुना? जबकि उसमें इतनी मेहनत करके आप उस मुकाम पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। यस सर। सर पैसा एक एक अकेला मोटिवेशन नहीं था यूपीएससी में आने के लिए। सर 2-3 रीज़न थे। सबसे पहले तो मेरी मदर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया इस सर्विस में आने के लिए। तो सर वो अभी आंगनवाड़ी में हैं हाँ। और वो जब भी उनकी मीटिंग्स होती थी तो वो अधिकारियों को देखती थी।
उनके सुपरविज़न के लिए आते थे और ये सब में। तो उनको लगता था मेरी बेटी भी एक दिन इस मुकाम पर जाए। तो उनको था कि ये वाला जो सर्विस है आपको काफ़ी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी देता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो लोगों के लिए। प्राइवेट सेक्टर में आप लिमिटेड हो जाते हो, आप पर्सनल ग्रोथ पर ज़्यादा फ़ोकस करते हो। तो सर आई थिंक ये 2 रीज़न थे और सर दूसरा ये भी था कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत होलिस्टिक है और सर बाकी टॉपर्स से भी मैं मोटिवेट होती थी कि उन लोगों ने किया है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। तो सर ये कुछ चीज़ें थी अच्छा, जिससे मैं मुझे इसी चीज़ में ये बताना कि आपने यूपीएससी के लिए पहली बार कब सोचा कि मुझे यूपीएससी की तरफ मूव ऑन करना है? कौन-सा ऐसा इंसिडेंट हुआ, जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ में होता है कि कोई मूवी देख लेता है या किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर आता है और उससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा मूव आया जिसकी वज़ह से आपने सोचा कि नहीं, मुझे एक दिन यूपीएससी करना है? ओह! तो सर ये वैसे बचपन में ही आ गया था मतलब मम्मी की स्टोरीज़ को सुन-सुन के, तो ये बैक ऑफ माइंड में तो था कि हाँ, ये एग्ज़ाम देना है। हुँ। बट करेज इतना नहीं आ पा रहा था क्योंकि इतनी कम सीटें हैं और इतना कॉम्पिटिशन है। वैसे तो सर मैं अच्छी रही हूँ पढ़ाई में, बट फिर भी रहता था कि एक अगर मेरा बैकअप स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आई थिंक ये बेनिफिशियल रहेगा मेरी पूरी जर्नी में। तो सर मैंने पहले ये कोशिश की कि मैं एक अच्छी जॉब में रहूँ, जिससे मैं खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ क्योंकि सर फाइनेंशियली हमारी फैमिली में भी इतना मतलब था, थोड़ी दिक्कतें थी इस तरीके की। तो सर फिर इसलिए मैंने पहले खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, जिससे अगर यूपीएससी नहीं भी होता है तो आई कैन डू गुड इन माय लाइफ। तो सर ये चीज़ थी। फिर जॉब में रहने के बाद कोविड के टाइम पे सर मोस्टली मैंने शुरू किया फिर हुँ। फुल फ्लेजेडली। अच्छा, वो कौन-सा साल था जिस समय बिल्कुल सीरियस होके आपने यूपीएससी स्टार्ट किया? सर वो 2020 था अच्छा, जब मैं जॉब के साथ से फिर मैंने जॉब के साथ-साथ शुरुआत की। हुँ। 2020 में मैंने अटेम्प्ट भी दिया था सर, हुँ। बट प्री नहीं हुआ था क्लियर। फिर से 2021 का मैंने स्किप कर दिया था कि अभी प्रिपरेशन शायद मेरी उस लेवल पे नहीं जा पा रही है। हुँ। फिर सर मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, फिर 2022 का दिया था सर एग्ज़ाम, उसमें प्री हो गया था क्लियर, अच्छा। बट मेंस नहीं हो पाया था। हुँ। फिर सर 23 में सर जब मैंने अटेम्प्ट किया फिर से प्री नहीं हुआ है, हुँ। तो काफ़ी अप एंड डाउन से भरी रही है जर्नी और फाइनली सर 24 में क्लियर हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ का और जो देखो, ये तो एक मतलब बहुत प्यारी-सी चीज़ है कि जो मतलब साधारण गरीब माँ-बाप के बच्चे होते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं, उनके जो सपने होते हैं ना, वो खुद के नहीं होते हैं। बहुत बार वो अपने माँ-बाप की नज़रों में एक सपना देखते हैं और उस सपने को अपना बना लेते हैं। और यही उस ग्रामीण क्षेत्र की और उस संस्कार की खासियत है कि बच्चा धीरे-धीरे माँ-बाप की चीज़ों को महसूस करना शुरू करता है और यहीं से एक अच्छा बेटा और बेटी बनना शुरू होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी जो मुझे दे तेरी बातें सुन के कि तुझ में वो चीज़ ज़िंदा है हाँ जी, और ये होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप कामयाब हो सकते हैं लेकिन आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग तभी बन पाएँगे जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होंगे, यस सर, और वो बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी यस। मुझे। अच्छा, मुझे अगला सवाल ये देना, और मैं ये अपने लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी 2-2 बेटियाँ हैं, हाँ जी सर। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब अगर एक कोई बच्चा 11th क्लास से सीरियस होके ये सोचे कि मैं एकेडमिक के साथ-साथ यूपीएससी भी मेरा टारगेट है, तो उसको कौन-सी ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए यूपीएससी के लिए? कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें तैयार करनी चाहिए कि जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो वो अपने आईएएस के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हो पाए? यानी एक कम एज में ही सिलेक्शन लेने के चांस बने। और ये मेरा सवाल मेरा पर्सनल है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है, उसका मन में है, तो मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है सर। तो सर एक तो न्यूज़पेपर, हुँ। तो अगर वो न्यूज़पेपर की हैबिट एक डेवलप कर लें, तो उन्हें फिर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद। हुँ। तो हम कम टाइम में अगर न्यूज़पेपर को फिनिश कर पा रहे हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पा रहे हैं, तो हम बहुत एज ले जाते हैं इस एग्ज़ाम में। सर क्योंकि हम जितना ज़्यादा करंट अफ़ेयर्स से अवेयर रहते हैं, तो वो हमें फ़ायदा देता है। और सर यूपीएससी में एक और ख़ासियत है सर कि एक बहुत होलिस्टिक एग्ज़ाम है। हुँ। तो हम जिस भी क्लास में हैं, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हम अगर उन पे भी पूरी कमांड रखें अपनी, हुँ। तो सर वो भी कहीं न कहीं हमें फ़ायदा देता है। जैसे सर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हैं, हुँ। वो हमें सीसेट में हेल्प कर देते हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें हमारे जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हेल्प करते हैं। तो सर ये काफ़ी होलिस्टिक है, तो आप जिस भी क्लास में हैं, आप सभी अपने सब्जेक्ट्स को पे फ़ोकस रखें, बट हाँ, न्यूज़पेपर को उसमें ज़रूर ऐड करें। अच्छा, मैं यहीं से दोनों सवाल फिर से लेता हूँ कि आपने कहा जैसे न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में एक 11th क्लास के बच्चे का इंटरेस्ट जगाना है, तो पहली बात तो उसके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है उस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ना, है ना? तो उसको कौन-सी स्पेसिफिक चीज़ का मैं इंटरेस्ट तैयार कराऊँ कि वो चीज़ें उसको शुरुआत से पढ़नी चाहिए जो आगे काम आए, हुँ। या पूरा न्यूज़पेपर पढ़े? दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो वो अपने 11th-12th में या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो काम आते हैं।
तो आपने तो मैथ से तैयार की, यस है ना? और सीसैट मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि सीसैट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 6, 8, 9 से ऊपर का क्वेश्चन हो, यस है सर ना? तो मैथ का काम आया आपके, क्योंकि आपने ऑप्शनल मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी यस दिया हुआ सर है, ऑप्शन सोशल तो मैथ का काम आया और न्यूज़पेपर दोनों का जवाब चाहिए। अच्छा। तो सर न्यूज़पेपर का पूरा नहीं पढ़ना है सर न्यूज़पेपर में। हुँ, तो सर अगर हम यूपीएससी ओरिएंटेड बिल्कुल रखना चाहते हैं तो सर एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे आपके व्यूज़ डेवलप होते हैं, आप एनालिटिकली सोच सकते हो। हुँ, और सर एनालिटिकल थिंकिंग ही मैथ से मुझे मिली, तो सर दोनों का ही मैं बोलूँगी इसमें योगदान रहा है। तो सर एनालिटिकल आपको सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम में, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है, हुँ, तो आप उसको सभी एंगल से कवर करें और उसका कॉज़ एंड कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस करते चलें। तो सर ये एस्से में भी आपको काम आता है और आपके आंसर्स में भी काम आता है। तो सर ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और मतलब ये इंट्रो में बहुत कुछ अपनी बच्ची की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सारे पेरेंट्स भी इस हुँ। जैसे मैं पेरेंट्स चिंतित हूँ, ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित हैं। वो ये सोचते हैं कि हम कॉलेज बच्चियों को पढ़ने क्यों भेजें? क्योंकि कॉलेज जाना 6-7 घंटे वहाँ जाना, फिर आना-जाना जो समय खराब होता है, उससे बेटर ये नहीं है कि हम उसको 12th क्लास के बाद से अगर उसको हम ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम कराएँ और जो हम बोलते हैं जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिलाएँ और वो तैयारी करे उस ड्यूरेशन में। तो आपको लगता है कि ये सही स्टेप होगा या गलत है? कि मतलब हम उसको रेगुलर कॉलेज कराएँ या डिस्टेंस वाला कराएँ? और डिस्टेंस वाला कराने का फ़ायदा ये है कि आज के समय में मुझे लगता है कि कॉलेज की हर चीज़ आपको शायद ऑनलाइन मिल जाती है, कंटेंट वाइज़ मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, तो वो टाइम आपको बहुत मिल जाता है, जहाँ आप धीरे-धीरे यूपीएससी के सब्जेक्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो आप दोनों चीज़ें मुझे बताना कि उसमें वो ठीक है सोचना या गलत है वो, दोनों पे? हुँ, तो सर आजकल ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट सर दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। हुँ, सर जैसे कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो आप एक पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हैं, नहीं आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप फ्रेंड्स सर्कल बना सकते हैं, एक-दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकते हैं और हम सर ज़्यादा दूसरे लोगों से भी सीखते हैं, जो हो सकता है सर ओपन यूनिवर्सिटी में थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो। बट सर उसके साथ ही टाइम का थोड़ा वो आ जाता है कि हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं आने-जाने में। तो सर अगर हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, तो सर आई वुड डेफिनिटली एडवाइस कि हम कॉलेजेस में जाएँ। आप पास रह सकते हैं जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना उसमें वेस्ट हो। बट सर अगर आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है तो भी हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सर इसमें आपका जुनून और आपकी लगन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप कहाँ से पढ़े हैं और नाइस। कितना आपने अचीव किया है पहले अपनी लाइफ में। आप अगर इस एग्ज़ाम को ही लें तो सब रिसोर्सेज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सारी आपके पास गाइडेंस है, तो आप घर पे रह के भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज़ भी हैं, तो आप कॉलेजेस में जाएँ जिससे आप अगर आपको यूपीएससी के अलावा भी कोई दूसरा करियर पाथ चूज़ करना है, तो आप वहाँ पे रह के हो सकता है अपने फ्रेंड्स से क्योंकि आप इंटरैक्ट करेंगे तो उसके बारे में भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल पाएगी। आयुषी अभी जैसे सर ने आपसे पूछा यहाँ पे कि बच्चे के बारे में आपसे पूछ रहे थे 11th-12th में। तो अगर कोई बच्चा अभी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहा है, बिल्कुल बेसिक स्तर से उसने सोचा है चलो अब हम यूपीएससी, सीएससी देंगे। तो क्या अप्रोच से वो स्टार्ट करे सबसे पहले? आपकी नज़र में प्री और मेंस 2 हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं में 3 चरण का एग्ज़ाम होता है। यस सर। तो बच्चे को पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, तैयारी को स्टार्ट कैसे करना है, उसका क्या बेसिक आउटकम है? और इसी में एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूँगा आपसे कि हमारे यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और सिलेबस हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलती है? तो सर आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि कैसे हम तैयारी की शुरुआत करें, तो उसके सबसे पहले सर ये डिसाइड करना है हमें अटेम्प्ट कौन से साल में देना है, हमारे पास कितना टाइम है। तो सर अगर हमारे पास 2 साल हैं या उसके आसपास का टाइम है, 1 साल से ज़्यादा टाइम है, तो हम पहले मेंस पे फोकस करेंगे, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे क्योंकि सर मेंस के एग्ज़ाम ही आपको रैंक दिलाते हैं। तो सर आई विल डेफिनिटली एडवाइस कि आप बुक्स जो है अपनी एनसीईआरटीज़ भी और साथ में जो आपका ऑप्शनल है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और जो जीएस के मेन सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब के सर रिसोर्सेज़ सब अवेलेबल है कि कौन-सा सब्जेक्ट के लिए क्या रिसोर्सेज़ पढ़ने हैं। तो सर वो सब आप तैयार करें और नोट्स पे बहुत फ़ोकस करें। और नोट्स आप तभी बनाएँ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ पाएँ और जब आप सिलेबस को पूरा अच्छे से समझ पाएँ।
तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले जिससे आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और सर अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है लाइक लेस देन 1 ईयर, तो सर आप प्री पे भी पूरा ध्यान दें क्योंकि प्री में सर बहुत एलिमिनेशन होते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन है प्री वाली स्टेज पे। और अगर अगर आप प्री नहीं क्वालीफाई कर पाएँगे तो मेंस भी नहीं लिख पाएँगे। तो सर उस टाइम पे मैं बोलूँगी कि आप प्री को भी साथ लेके चलें। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि प्री और मेंस को हमें कंसोलिडेट होके पढ़ना है और प्री जब आए तो उससे पहले प्री की हम तैयारी करेंगे, मेंस से का पहले से स्टार्ट करें। एक छोटा-सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जेन्युइन जो तैयारी का टाइम है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, आपको भी एक लंबा फेज़ लगा। लेकिन आप ईमानदारी से अगर बताना चाहें हमारे एस्पिरेंट्स को कि कितना समय यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए ही चाहिए? कम से कम इतने समय में तो हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। आई थिंक सर 2 इयर्स, 1 ईयर बिफोर द एग्ज़ाम एंड 1 ईयर तो सर एग्ज़ाम का साइकिल ही ले लेता है। तो आपको 2 इयर्स तो मिनिमम लग ही जाता है सर इस मतलब मेरे एक्सपीरियंस से। तो सर क्योंकि अब हमारा पूरा एग्ज़ाम साइकिल भी पूरे 1 ईयर में कंप्लीट होता है और उससे पहले आपको 1 साल का करंट अफेयर ये सब भी टिप्स पे होना चाहिए। अगर आप कवर कर सकते हो उसको 1 ईयर से लेस में तो सर बहुत अच्छा है, बट उसका 1 ईयर का ड्यूरेशन हमें रखना पड़ता है सर प्री से पहले। तो सपोज़ कोई बच्चा ग्रेजुएशन में अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में वो एडमिट हुआ, उसके बाद फिर सेकंड ईयर का फेज़ आया, तो क्या वो अपनी तैयारी ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट करना शुरू कर दे? अगर वो यूपीएससी पे फोकस रखना चाहता है तो ग्रेजुएशन में ही चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दे या फिर अभी ग्रेजुएशन करने के बाद इस तैयारी को स्टार्ट करे? आप क्या कहना चाहेंगे? सही समय क्या है बिल्कुल तैयारी करने का? तो सर अगर बच्चे को है कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम ही फर्स्ट प्रेफ़रेंस है हमारी, तो सर आई थिंक ग्रेजुएशन इज़ द ऑप्टिमल टाइम, आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। बट अगर आपको है कि आपको एक बैकअप पहले प्रिपेयर करना है, तो आप पहले अपने बैकअप को मतलब जल्दी से प्रिपेयर कर लें। जैसे सर मैंने किया था कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके और फिर एक प्राइवेट सेक्टर की एक अच्छी जॉब लग गई थी। तो सर दोनों ही सिनेरियोज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर सर आप ग्रेजुएशन से करना चाहो तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है, आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, आप कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं, ऑनलाइन गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो सर ये इन चीज़ों से आप ग्रेजुएशन के टाइम पे भी कर सकते अच्छा आयुषी, आपने अपनी जब तैयारी आपने करी, तो आपने नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया या फिर आप पीडीएफ कलेक्टर बन गए थे? क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माना है, पीडीएफ हमारे पास अनलिमिटेड पीडीएफ मतलब हमारे पास एन नंबर ऑफ पीडीएफ्स हैं। तो ऐसे में आप एस्पिरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी कि पीडीएफ या फिर नोट्स मेकिंग, कौन-सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट हो सकती है? सर मेरे लिए तो मेंस के स्पेसिफिकली तो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप प्री के लिए सर जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जैसे पीटी 365 है, इन पे आप रिलाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है वहाँ पे। प्री के लिए मैंने सर एज़ सच इतना नोट्स रिलाई पे नहीं रिलाई किया था, बट हाँ सर मेंस के लिए क्योंकि हमारे पास डिटेल सिलेबस है, हर पॉइंट के लिए आप नोट्स बना सकते हो, एग्ज़ाम्पल्स अपना खूब वैल्यू एडिशन कीजिए अपने नोट्स में। और सर उन्हीं पे ही मैंने रिलाई किया था क्योंकि टाइम भी कम है, आपको रिवाइज़ भी करनी है चीज़ें और आंसर्स भी बहुत जल्दी-जल्दी लिखना है, तो आपके नोट्स की भी मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सर मेंस के लिए डेफ़िनेटली, बट सर प्री के लिए आप कुछ पीडीएफ पे रिलाई कर सकते हो और कुछ अपने नोट्स बना सकते हो, उसमें कॉम्बिनेशन चल सकता है। अच्छा, बच्चे मुझे एक चीज़ का जवाब देना कि आपने जो खुद की तैयारी की, वो ऑनलाइन की या ऑफ़लाइन कोचिंग वगैरह से किया? सर ऑनलाइन ही सर मैंने कोचिंग ली है, क्योंकि सर जॉब में थी तो टाइम नहीं था ऑफ़लाइन कोचिंग के लिए, तो सर ऑनलाइन ही रखा। अच्छा, जैसे एक सिंपल कहावत बोलते हैं कि यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम ऑनलाइन तैयारी करके नहीं निकाला जाता है, ये बच्चों के बीच में हल्का-हल्का परसेप्शन तैयार होता है। तो आपने तो ऑनलाइन ही तैयारी की और सिलेक्शन ली, तो आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जो ऑफ़लाइन से बेटर पड़ती हैं ऑनलाइन में और वो ऑनलाइन उस बच्चे के लिहाज से बहुत अच्छा है पढ़ना? और आपको लगता है क्या कि ऑनलाइन अगर पढ़ के कोई बच्चा सीरियसली तैयारी करे आपकी तरह, तो कामयाबी ज़्यादा जल्दी मिलेगी उसे ऑफ़लाइन की बजाय? सर मेरे एक्सपीरियंस से तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर हो गया ऑफलाइन से। हुँ, एक तो सर हमारा टाइम बहुत सेव होता है, आपका बिल्कुल। ट्रैवल टाइम बच जाता है, आपका क्लास में भी कई बार टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें सर ऑनलाइन में और आप 2x पे देख सकते हैं वीडियोज़। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो सर बहुत ही ज़्यादा आपको कन्वीनिएंट रहता है ऑनलाइन कोचिंग्स। और सर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख सकते हो, लाइव क्लासेस अगर आप अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो सर काफ़ी चीज़ें आई थिंक ऑनलाइन में काफ़ी बेटर हैं। तो सर मेरे ख्याल से तो जिनके पास टाइम कम है और जिनको बहुत फास्ट अपने पूरे प्रोसेस को भी करना है, तो आप 2x पे वीडियो देख लो, अपने जल्दी-जल्दी रिसोर्सेज़ फिनिश कर सकते हैं उसमें सर। और बच्चे तेरी सीटिंग हैबिट कितनी थी जब
तैयारी कर रही थी तो कितना टाइम बैठ के पढ़ती थी? हाँ, तो सर मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था सर, मैं अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफ़र करती थी पढ़ना। हुँ। सर क्योंकि गाँव में हमें हैबिट भी ऐसी बन जाती है, तो वो बचपन से ही थी कि सुबह-सुबह उठ के पढ़ो। तो सर सुबह पहले 2-3 घंटे तो सर वो एक सेटिंग रहती थी मेरी बिल्कुल। 2-3 आवर्स की। हुँ। सर वो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम रहता था, तो जो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लग रहा था या जो मुझे बिल्कुल अच्छे से इनकलकेट करना है, तो वो मैं उसी टाइम पे सर उसको डेडिकेट करती थी। सर उसके बाद मेरा थोड़ा-सा सेशन एक योगा वगैरह का होता था, फिज़िकल एक्सरसाइज़। वो सर मैं सभी को एडवाइस करूँगी कि थोड़ा टाइम निकालें उस चीज़ के लिए। सर आपके लिए भी एडवाइस है ये। वो बहुत ज़रूरी है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ऐसे बच्चे कामयाब तभी होते हैं जब हेल्दी भी हो और मेंटली भी बहुत हेल्दी हो। तो सर मैं तो एडवाइस करूँगी आप प्राणायाम ज़रूर करें। ज़रूर करें। सर मैं अनुलोम-विलोम और कपालभाति किया करती थी। फिर सर उसके बाद एक दूसरा सेशन चलता था ब्रेकफ़ास्ट के बाद। हुँ। उसमें भी सर 3 घंटे के करीब, तो सर 6 घंटे ओवरऑल हो जाते थे मॉर्निंग 12 वॉक बजे से करते पहले। हो। हाँ जी, फिर सर मेरी जॉब शुरू हो जाती थी क्योंकि ये यूएस टाइम था सर, तो 12 से 8 टाइम रहता था आफ्टरनून हुँ। के बाद। तो सर फिर वो जॉब के बीच में अगर आप न्यूज़पेपर मैं मोस्टली ट्राई करती थी कवर कर पाऊँ, तो सर ऐसे मोस्टली और लास्ट टाइम पे आपने उस जॉब को स्किप कर दिया था। यस सर, लास्ट नहीं सर, एक्चुअली मैंने 2022 में स्किप किया था अच्छा। उस वाले अटेम्प्ट में। तो लेकिन सर ये वाला अटेम्प्ट मैंने पूरा जॉब के साथ। हाँ जी, सर 1.5 साल से मैं जॉब में ही हूँ सर। अच्छा आपने बीच का ड्यूरेशन जो मैं पढ़ रहा था वो ऐसा था जो आपने सिर्फ़ घर पे ही रह के तैयारी जी की है। सर, हाँ जी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लाइब्रेरी में वो माहौल मिल जाता है पढ़ने का क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हुँ। और घर में तो क्या होता है कि कई बार आदमी को सेल्फ डाउट भी बहुत होते होंगे यस सर। और अकेले बैठ के पढ़ते रहना सच में हुँ। थोड़ा मुश्किल काम यस लगता है। सर, बिल्कुल। तो आपको ठीक लगा घर पे पढ़ना और आप या उसको लगा कि आपको इसमें दिक्कत है कुछ? सर मेरे लिए तो वर्क करता था वो घर में पढ़ना। एक तो सर घर का खाना आप खा सकते हैं, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। आप बाहर आके रहोगे तो इफ यू कैन अफोर्ड तो डेफिनिटली, हुँ। बट सर घर पे भी खूब तैयारी हो सकती है अच्छे से। सर मेरा एक डेडिकेटेड रूम था, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो आई कैन मतलब आराम से पूरा दिन पढ़ती रहती थी। तो सर अच्छा और हो वैसे जाता। तुझे तीनों स्टेज में प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में तीनों में डिफिकल्ट क्या लगा? सर तीनों स्टेज के अपने डिफ़िकल्टी लेवल है। बट सर सबसे डिफ़िकल्ट मुझे प्री लगता था हमेशा, क्योंकि सर मेरे 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे। जबकि फर्स्ट टाइम तेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। नहीं सर, फर्स्ट नहीं हुआ था, सेकंड सेकंड हुआ था। क्लियर हुआ हाँ था, जी, सेकंड क्लियर हुआ सेकंड हुआ था और फिर ये फोर्थ हुआ था, ये फोर्थ अटेम्प्ट। इसे में सर कुछ हम एडिशनल पॉइंट ऐड करते हैं। आपके लिए कुछ रैपिड फायर चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ हाँ अभी। जी सर। सबसे पहले आपने प्री को आप टफ बता रहे हैं। प्री को टफ क्या बनाता है? सर एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्री की, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आजकल तो सर वो एलिमिनेशन टेक्निक भी थोड़ा कम काम कर रही है हमारी। तो सर और व्हाट अबाउट सीसेट? हाँ सर, सीसेट डेफिनिटली सर, सीसेट टफ बनाता है। आपको अभी जब आपसे बात हो रही थी तो सीसेट आपने हमारे कैरियर से थोड़ा-सा आपने पढ़ा। तो आपकी क्या भूमिका रही? कैरियर से आपने सीसेट को देखा तो कैसे आप उसको समझते हैं कि कितना आपके लिए फ्रूटफुल रहा वो? सर काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। सर एक्चुअली मेरा वैसे मैथ्स बैकग्राउंड था, बट फिर भी मैं जब प्री के जीएस 1 का पेपर हो जाता था, उसके बाद मैं पीयूष वार्ष्णेय सर की पीवाईक्यू की सीरीज़ देखने लग जाती थी रीज़निंग की। जिससे मैं थोड़ा-सा उस मूड में आ जाऊँ कि मेरे को रीज़निंग के क्वेश्चन्स अटेम्प्ट फटाफट से करने हैं, स्पीड बढ़ानी। तो सर वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। पीवाईक्यू की सीरीज़ लगाना मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि सीसेट के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और अगर आप वीडियो से आप उनको देखेंगे तो आपको न्यू ट्रिक्स, न्यू लॉजिक्स, जिससे आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों जैसा आयुषी बता रही हैं इसीलिए कैरियर आईएएस पे राकेश सर ने पूरा का पूरा मैथ्स का कंटेंट आपके लिए और रीजनिंग का भी है। रीजनिंग का भी पूरा फ्री अवेलेबल आपको करवाया है। तो आप इसको बिल्कुल फोकस करें। पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम मेंस एग्जामिनेशन पे आते हैं और जी सर इसी के बीच में ना मैं आयुष से एक सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि इसने सीसेट किया है और इसका मैथ का बैकग्राउंड है ना, तो अच्छी चीज़ ये है। और मैं सीसेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अभी मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूट्यूब पे डाले हैं। तो जैसे 2023 में कहा गया कि पेपर बहुत मुश्किल था सीसेट का। यस सर। अच्छा मेरा एनालिसिस उसमें ये है कि पेपर की जो लैंग्वेज है ना, हुँ। वो बहुत टफ है। हुँ। जबकि क्वेश्चन सच में इतने आसान देते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम सबको पता है कि कोई नहीं कि इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन आएगा और इवन में हम ना ओड में ओड ऐड करेंगे तब भी इवन आएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सीसेट में
और हम नॉर्मल एसएससी वगैरह की तैयारी कराता हूँ मैं तो खुद तो उसमें हमें ऐसे सवाल बहुत सारे कराते हैं। लेकिन यूपीएससी में एक बहुत अच्छी चीज़ है क्वेश्चन बनाने की। उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया कि एक ब्लैक बोर्ड है और उसके ऊपर 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है। ठीक है बच्चों, आप भी जवाब देना। 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है और उसमें क्या था कि 2 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों को किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में प्लस और माइनस का साइन फिट करना है। जैसे मैं ए हूँ और सर बी हैं। तो मैं कहीं पे भी प्लस लगा सकता हूँ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में और सर कहीं पे भी माइनस लगा सकते हैं। तो एक बार मैं वो साइन पुट करूँगा कोई भी, फिर सर पुट करेंगे। चाहे मैं प्लस पुट करूँ, सर भी प्लस पुट करें या मैं माइनस लगाऊँ, सर भी माइनस लगाएँ। तो इस तरीके से 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है और उसमें हर कंसेक्यूटिव नंबर्स में लगातार में प्लस माइनस पुट करना है। आखिरी में जब हमने कैलकुलेशन की तो अगर रिजल्ट इवन आया तो ए जीत गया और अगर ओड आया तो बी जीत गया। तो सवाल ने पूछा था कि बताइए कौन जीता? सर मेरे को याद तो नहीं है 23 में। ऐसा भी जीता। नहीं सर, मैंने अपने आप को ये बोला तो ए जीता। ये देखिए चलो जी सर। देखो सर, बड़ा सिंपल सा है और ऐसे एक नहीं सर, मैंने सीसेट बच्चे पढ़ाया पूरे का पूरा और मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मुझे और अच्छा मुझे मजा आ रहा है बात करने में कि सीसेट को लेके बहुत हवा बना हुआ है। जबकि सीसेट इतना आसान पूछा जा रहा है। जैसे मैंने ये चीज सोची क्योंकि एक बच्चा था वो आया हमारे पास, जब बोला कि 2023 का जो सीसेट है वो इतना मुश्किल है कि सारे प्रोफेसर बैठ जाए मैथ के तो सोल्व ना हो। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए सीसेट में कि अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है ना तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत जनरल सोचते हो ना, बहुत बेसिक चीज समझते हो तो आप सारे सवाल सोल्व कर लोगे। बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप 1 से 100 तक 50 इवन नंबर होंगे, 50 ओड नंबर होंगे। आप इवन से इवन के बीच में आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई भी साइन लगाओ इवन आएगा। और अगर 50 ओड हैं तो बेसिकली ओड एक ओड और एक ओड लेते हैं तो उनके बीच में भी इवन आएगा, प्लस लगाया माइनस। तो 50 ओड है तो 25 पेयर बन गए तो वो भी इवन आएगा। तो इवन और इवन रिजल्ट इवन आएगा। जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन है और मतलब इतनी बुरी हालत है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर की जरूरत है। मतलब बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन आने लग रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि सीसेट बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि अगर हम आईआईटी किए हुए हैं या हमने बीटेक किया हुआ है या हमारा मैथ बैकग्राउंड है और फिर हम सीसेट को अप्लाई करना सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही तो बेसिक सवाल है जो 6th 7th 8th क्लास के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा कि 4 दोस्त है ए बी सी और डी। ए की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, सी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर और डी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है या 4 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। उनको एक ब्रिज से, और ये शायद 2022 का क्वेश्चन है, 2022 या 23 का क्वेश्चन है, एक ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। कंडीशन क्या है कि रात अंधेरा है तो उनको एक टॉर्च लेके जानी है, एक टॉर्च लेके जानी है। अब कितना बेसिक सवाल आप समझना और कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज बना रखी है और बच्चे भी जवाब देंगे। एक टॉर्च लेके जानी है तो जब वो टॉर्च लेके जाएंगे तो कंडीशन ये है कि आप जब किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हैं यहाँ से, जैसे ये कोई प्लेस है और यहाँ पे 4 लोग हैं ए बी सी डी, उसमें से डी सबसे तेज भागने वाला है समझ लेते हैं, और यहाँ पे एक टॉर्च रखी हुई है या लालटेन वर्ड था वहां पे, लालटेन रखी हुई है। तो आपको पुल पार करने के लिए लालटेन को ले जाना पड़ेगा वहां तक और आप एक बार में एक ही 2 आदमी जा सकते हैं साथ। तो मान लो ए और बी यहाँ से साथ गए, यहाँ तक आ गए और साथ में वो लालटेन भी लेके आ गए। अब वापसी आएगा एक आदमी, ये वहीं रहेगा, ये फिर दोबारा से ले गए एक आदमी को साथ, फिर आएगा यहाँ पे, फिर दोबारा से आएगा, फिर तीसरे आदमी को साथ लेगा, तब 3 आदमी इधर रहेगा, एक चौथा फिर वापसी जाएगा और उसको लालटेन को वापसी रख के आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से चारों आदमियों को यहाँ से यहाँ जाना है और लालटेन वहीं वापसी छोड़ के आनी है। तो बताओ कि सबसे जल्दी कितने टाइम में ये पॉसिबल हो पाएगा? मतलब कितना बेसिक सवाल है सीसेट का कि सबसे जल्दी कितने टाइम में पॉसिबल हो पाएगा। तो बच्चों को सिर्फ इतनी बात सोचनी है, सोच के बताइए कि कितने टाइम में वो हो पाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा है, मैं इसको और आसान भाषा में बोलता हूँ, ए बी सी और डी। ए इस ब्रिज को पार करता है 4 मिनट में, बी इस ब्रिज को पार करता है 3 मिनट में, सी इस ब्रिज को पार करता है 2 मिनट में और डी इस ब्रिज को पार करता है 1 मिनट में। कंडीशन ये है कि जब दो आदमी एक साथ जाएंगे लालटेन लेके, तो जो स्लोवर होगा, जो धीरे चल रहा होगा, उसकी स्पीड से ही आपको वहां जाना होगा
और फिर वापसी आएगा, दूसरे को लेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा और आखिरी में लालटेन रखेगा। तो बताओ कितने मिनट का समय लगेगा कि चारों वहां पहुंच जाए और लालटेन यहाँ पे रखी रह जाए। तो एक बड़ा बेसिक लॉजिक है इस सवाल में क्या कि आपको जाना तो धीरे वाले की स्पीड से पड़ेगा। मान लीजिए मैं 1 मिनट में उस ब्रिज को पार कर सकता हूँ, सर 2 मिनट में और आप 3 मिनट में। तो हम में से कौन दो पहले जाएं? तो उसके लिए जरूरी है कि जो सबसे तेज भाग सकता है ना, उसको अपने साथ ले जाओ। जैसे मैं आपके साथ गया तो मुझे चाहना तो आपकी स्पीड पे पड़ा, लेकिन आते वक्त तो मैं अकेला भागूंगा, तो मैं तेज भागूंगा तो मैं जल्दी कवर करूंगा उसको। बस इतना लॉजिक बच्चे को लेना था और सवाल क्रैक हो गया। और सर इतना मतलब 10 लाइनों का क्वेश्चन है यूपीएससी में, और अगर आप उसे आईआईटी के माइंड से सोचेंगे या कोचिंग के माइंड सेट से सोचेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए लगता है कि सीसेट सच में बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। एक जनरल क्वेश्चन है सीसेट का, एक और लेते हैं कि एक नाव है, नदी है बीच में, और एक नाविक है, उसके पास घास है, शेर है और बकरी है। घास, शेर और बकरी। इस नाविक को करना क्या है कि यहां से, और एक नाव है, नाव में इनको बैठाना है और उस दूसरी ओर छोर पे लेके जाना है। ये 2012 का क्वेश्चन है सीसेट का। लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक बार में केवल एक ही चीज को ले जा सकता है, घास को, बकरी को या शेर को। एक बार में एक को ही ले जा सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बकरी और घास अकेले रह गए तो बकरी घास को खा जाएगी, अगर शेर और बकरी अकेले रह गए तो शेर बकरी को खा जाएगा। तो मिनिमम कितनी ट्रिप वो लगाए कि तीनों को यहां पहुंचा दे, ये सवाल है। तो उसमें बच्चे अलग अलग माइंडसेट लगाते हैं और उसमें घूम जाते हैं। जबकि उसमें हमारे दादा वादा अपने गांव में नहीं सुनाते थे कहानी ऐसे बड़ी रोचक, वही तो क्वेश्चन है ये। तो उसमें एक बेसिक यही है कि सबसे पहले बकरी को ले जाओ, इधर ले आओ। आपने बिल्कुल ठीक बताया, बकरी को वहां छोड़ो, पैदल मतलब खाली नाव लाओ। नेक्स्ट टाइम में क्या करो, घास को ले जाओ वहां पे, और फिर बकरी को वापसी ले आओ, फिर बकरी यहाँ छोड़ो, शेर को ले जाओ, फिर बकरी को, 3 ट्रिप में खत्म। तो इसमें सी सेट के ये सवाल आते हैं। तो अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होके सोचेंगे तो नहीं बनेगी, है ना, और बहुत इजी होके सोचे तो बनेगी। इसलिए मैंने पहली बार ऐसा कहा है कि मैंने 400 क्वेश्चन कराए सी सेट के, अभी यूट्यूब पे डाले हैं, और मैंने कहा कि अगर अभी 400 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि मैथ में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और ऐसे ही पीयूष सर से भी हमने काम कराया उस पे यूट्यूब पे, हाँ, रीजनिंग पे। होता क्या है कि यूपीएससी वाले टीचर जब इन चीजों को पढ़ाएंगे ना तो मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ है ही नहीं सी सेट में, रीजनिंग सी सेट में है ही नहीं, बेसिक लॉजिक उसके दम पे चीजें क्रैक हो। आजकल सर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मतलब नॉर्मल डिस्कशन सब बच्चों से मैं कहना चाहूंगा। आजकल मैं देखता हूँ सर आमतौर पर जो हमारे जीएस के टीचर हैं, जनरल स्टडीज के, अपनी कोचिंग में ही वो आज मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सी सेट पढ़ा रहे हैं। मतलब वो एज एन एस्पिरेंट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम नॉर्मल टॉपिक पढ़ा दिए। तो यही अंतर होता है दोस्तों, एक मैथ्स में एक्सपीरियंस होल्डर का और एक नॉविस का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग सही डायरेक्शन में तैयारी करें। सही डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डेट। अगर आज प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो हम मेंस पे बात कर रहे थे। मेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेंस में और प्रीलिम्स में कुछ कॉमन बुक लिस्ट होती है हमारी, तो सभी बच्चे जानना चाहते हैं, सबको पता भी होते हैं, बट उनका क्या है कि टॉपर के मुंह से सुनना चाहते हैं। आपकी बुक लिस्ट कौन सी रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे यहाँ पे? ठीक। तो सर GS1 में हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली। तो सर हिस्ट्री में सर एंशिएंट के लिए एनसीईआरटीज़, आप ओल्ड न्यू एनसीईआरटी जो भी आपको सूटेबल हो, बट एनसीईआरटीज़ आर सफिशिएंट। जैसे मैंने तमिलनाडु की 11th क्लास की भी एनसीईआरटी है, वो वाली ज़्यादा आप फोकस करें। बट प्रीलिम्स के लिए जो हमारी एनसीईआरटीज़ है 11th 12th की, वो भी रेलेवेंट है। बच्चे, वो तमिलनाडु वाला क्यों बोला आपने? सर वो बहुत फेमस बुक है, तमिलनाडु की 11th की एनसीईआरटी। अच्छा, हाँ जी सर। सर काफ़ी क्वेश्चंस इनफैक्ट इस बार मेंस में भी जो आए थे, तो वहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो, और बहुत छोटी बुक है तो सर वो जल्दी हो जाती है। तो सर एंशिएंट मैंने यहाँ से किया। जैसे मेडिवल के लिए भी तमिलनाडु की बुक में ही एंड में दिया हुआ है मेडिवल का पार्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है उसमें, तो वो सफिशिएंट है। मॉडर्न के लिए सर स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी बुक है और सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और सर ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटीज़ 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ मोर देन सफिशिएंट। और सर आर्ट एंड कल्चर के लिए सर मैंने नितिन सिंह, यस सर, बुक को ही यस सर रेफर किया था सिलेक्टिवली। बहुत मोटी बुक है, नहीं हो पाती है पूरी, सिलेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं।
और सर जो ये सोसाइटी, ये सर सोसाइटी, तो सर सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शन था, तो सर मैंने स्पेसिफिकली कोई अलग से सोर्स नहीं किया था, बट सर मैंने जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो मैंने सर श्रुति शर्मा मैम AIR 13 2017 में उनका नोट मटेरियल देखा था आर्ट एंड कल्चर का, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो आप ऐसा कुछ हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए भी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, कि वैल्यू एडिशन आप साथ साथ करते चलें। ठीक है, नाउ GS2। ये सर, तो सर GS2 में पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सर हमें प्री के लिए और मेंस के जो फाउंडेशन है उसके लिए है, बट सर वो सफिशिएंट मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो सर हमें नोट्स भी बनाने हैं साथ साइड बाय साइड, उसमें हम न्यूज़पेपर और जो करंट अफेयर की मैगजीन्स होती हैं उनका आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो सर मैंने उसके लिए ऐसे ही किया था कि जो एक-एक पॉइंट हमें दिया हुआ है सिलेबस में, उन सभी कीवर्ड्स को A4 शीट लिया और उसपे मतलब उस रिलेवेंट जो मटेरियल है, और अब तो सर टॉपर्स ने भी अपलोड किए हुए हैं अपने नोट्स फॉर ऑनलाइन। एग्जांपल जैसे हमारे आप एस्पिरेंट्स को जरूर बताएं, जैसे लेट्स सपोज GS2 में ई-गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, यस तो उसके नोट्स आप कैसे बनाएंगे, मतलब आप हम्म, क्या मेन फीचर रहेगा यस सर, बनाने का? यस सर। सो सर नोट्स का फॉर्मेट बहुत ही स्टैंडर्ड रहता है। तो सर सबसे पहले तो उसका एक डेफिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंट्रोडक्शन में हमें कुछ याद नहीं आता है, तो हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सर उसके रिलेवेंट हमारे पास जैसे ई गवर्नेंस में चैलेंजेस क्या हैं, फिर सर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और सर कुछ केस स्टडीज़ जो आपको एक एज देती है हर आंसर में। अगर आप कुछ एक वैल्यू एडिशन करें तो सर काफ़ी आप अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो सर उसके लिए मैंने कुछ-कुछ केस स्टडीज़ वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती है, कई बार आप ऑनलाइन भी ऐसे सर्च करेंगे, अब तो चैट जीपीटी भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं वो भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने नोट्स में चैट जीपीटी में आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि इसके रिलेवेंट मुझे एग्ज़ाम्पल्स चाहिए या केस स्टडीज़ चाहिए, और डायरेक्टली हम वहाँ से पिक कर सकते हैं। उसका आप मतलब सोर्स आप वेरीफ़ाई कर लीजिए कि वो ठीक है कि नहीं है, और फिर सर आई थिंक वो भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट अबाउट IR? हाँ सर, इंटरनेशनल रिलेशन मोस्टली सर करंट अफेयर्स ही रहता है। बट सर मैंने मेजरली जो कंट्रीज़ है, यूएस है, मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, फ्रांस और यूके, सर इन सब के साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं, हिस्टोरिकली क्या रहे हैं, अब क्या-क्या हो रहे हैं, और हर सेक्टर में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, सिक्योरिटी वाइज़, और भी सर जो-जो चैलेंजेस क्या-क्या हैं, और न्यू चीज़ें क्या हो रही हैं, वो सर मैंने एक नोट्स बनाए थे उन चीज़ों के। और उसका भी सर ये था कि हमारा वहाँ पे कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, इंडियन लोग, डायस्पोरा कितना है, और अभी क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो वो उसमें भी सर मैंने मोस्टली करंट अफेयर्स का जो मटेरियल था वहीं से IR के नोट्स बन जाते हैं, उसके लिए कोई बुक का ज़रूरत नहीं है। नोट GS3 पे आते हैं। देखिए आजकल GS3 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे टॉपर्स का ही अभी AIR 1 का ही नंबर बहुत कम है, और GS3 में मैं देख रहा हूँ अमूमन बच्चों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या फैक्टर लगता है कि GS3 में बच्चे कम स्कोर कर पा रहे हैं? और मुझे लगता है, क्योंकि मैं GS3 पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली GS2 GS3 पे मैं कमांड दबा रहा हूँ बच्चों को। तो मुझे GS3 कभी ऐसा लगता है कि जो मैं मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, उनको जब हम मॉक लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा लग रहा है आपको, क्या चैलेंज बच्चों को देखने को मिल रहा है उसमें? अगर देखिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर हमारा, इंटरनल सिक्योरिटी उसमें आपको देखने को मिलती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब एक साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो ऐसा क्या है उसमें कि जो बच्चा नंबर कम स्कोर कर पा रहा है? सर GS3 सारे GS में सबसे ज़्यादा हैवी एक सब कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड भी है। तो सर इसमें और डेटा भी काफ़ी यूज़ करना पड़ता है आपके आंसर्स को सब्सटेंशियल बनाने के लिए। तो सर एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ही बहुत सारे हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक्स भी है, फिर साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर और इंटरनल सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हैं। सर इनके लिए एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप रखें, सबसे पहले इको को एक अलग तरह से डील कीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी का एक अलग नोट्स पूरा आप बना के रखिए, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, हम इको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक है, उससे अगर हम क्वेश्चन थोड़ा जनरिक लिख के आते हैं तो हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो सर मैं इसमें ये सजेस्ट करूँगी कि साइंस एंड टेक की क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल ही रखें। अगर हमारे से पूछी जा रही हैं कुछ चीज़ें, तो हम उसमें रिलेवेंट जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उनका यूज़ कीजिए, जिससे डायग्राम्स भी बना सकते हैं। तो सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रखिए GS3 में, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड है। तो सर मैं यही मतलब सजेस्ट करूँगी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रखें, और बहुत ज़्यादा जैसे इको में तो सर डेटा को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें।
अपने एग्जाम्पल्स खूब सारे रखे और इंटरनेट सिक्योरिटी में जो रिकमेंडेशंस हैं, कमिटीज़ जो बनी हैं, उनको इनकलकेट करें। ऐसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो रिकमेंडेशंस हैं, वो यूज़ करें और सर जहाँ पे भी रेलेवेंट हो साइंस एंड टेक में डायग्राम्स और कीवर्ड्स को भी यूज़ करें। तो सर अच्छा, इकोनॉमिक्स की कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को? सर बुक एज़ सच तो नहीं सर मैंने पढ़ी थी। हाँ, एनसीईआरटीज़ मतलब वेरी नेसेसरी। हाँ सर, एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के। बाकी सर न्यूज़पेपर की अगर आपको हैबिट है, तो आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हैंडल हो सकता है। क्योंकि सर इकोनॉमिक्स की कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। आप टर्म से भी रेपो रेट है, आरबीआई कुछ नया कर रहा है, तो आप उन उन चीज़ों को आप डेली हैबिट में रखोगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। जी। जैसे हम मील्स में देखते हैं आजकल जीएस3 में इकोनॉमिक्स सेक्शन की अगर हम बात करते हैं खासकर, जैसे सपोज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है सपोज, या फिर हम कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हैं, सब्सिडीज के बारे में पूछा जा रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस पे आपकी क्या कमांड है? क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स Yes. लगते हैं, समझने में ऐसा लगता है बहुत आसान है। तो इस पे किस तरीके से बच्चे अपने आप को यहाँ पे लाने की कोशिश करें, कैसे पढ़ें इसको? सर आई थिंक ये लो हैंगिंग फ्रूट है अगर हम देखें, क्योंकि ये टर्म्स मेंशन है सिलेबस में और क्वेश्चंस भी आते हैं, तो डायरेक्टली आ जाता है। सिलेबस में लिखा है फूड प्रोसेसिंग और क्वेश्चन आ जाएगा कि फूड प्रोसेसिंग के चैलेंजेस बताओ या कुछ भी बताओ। तो इस पे आपके नोट्स ही आपका सबसे अच्छा मेथड है इसको टैकल करने का। तो नोट्स में आप सब कुछ इंक्लूड कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि उसके कौन कौन से डायमेंशंस पूछी जाती हैं। किसी साल वो चैलेंजेस पूछ लेते हैं, किसी साल सॉल्यूशंस पूछ लेते हैं, या इन जनरल पूरा भी ओवरऑल वो पूछ सकते हैं। तो सर इसमें एक तो बेसिक मटेरियल तो है ही जो आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके साथ ही कुछ-कुछ आप वैल्यू एडिशन करें उसमें। से जैसे कोऑपरेटिव्स है तो सहकार से समृद्धि, जैसे ये कीवर्ड मोदी जी देते रहते हैं। तो सर ऐसे-ऐसे टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे आंसर्स को थोड़ा और एनरिच करते हैं। अच्छा, विकसित भारत। जीएस4 की बात करते हैं तो जीएस4 एथिक्स में आप किस बुक को रिकमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सर जीएस4 में सर काफ़ी डाइसी रहता है कि क्या बुक पढ़े, क्या ना पढ़े। सर मेरा भी इस बारी 109 ही स्कोर है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है, बट सर हाँ थोड़ा ठीक-ठाक है। हाँ जी सर। तो सर इसमें मैं बोलूँगी, एक तो सर टॉपर्स के नोट्स, क्योंकि सर इसमें हमें कोई एक सोर्स तो नहीं है अभी मार्केट में ऐसा एज़ सच, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से चीज़ें लेनी है। तो केस स्टडीज़ को एक अलग तरीके से, और बाकी जो आपका सेक्शन ए है उसके लिए अलग से आप नोट्स बनाएँ। टॉपर्स के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। या सर जैसे मार्केट में कोई कोचिंग मटेरियल का सोर्स आ रहा है, वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो सर इसमें मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से अपना बट एक कंसोलिडेटेड नोट्स बना लें। फिर आप उसी को ही रिवाइज़ करते रहें। देखिए एस्पिरेंट्स यहाँ पर आयुषी, जब भी मैंने इनसे जीएस से 1 और 4 तक सब पूछा, इनका एक कॉन्क्लूजन निकल के अगर आपने ध्यान दिया हो, नोट्स मेकिंग। मतलब नोट्स मेकिंग इज द की ऑफ सक्सेस। इफ यू रियली वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम, तो आपको नोट्स मेकिंग करनी होगी। आपको कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर वास्तविकता में बनना है, ना कि पीडीएफ कलेक्टर। तो ट्राई कि हमारे पास भगवान ने हमें ये अंगूठा, ये जो उंगली दी है, ये लिखने के लिए दी है, और जितना ज़्यादा आप इसका उपयोग करेंगे उतनी सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ट्राई टू गेन कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, जैसे आयुषी से हमने बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूसली, उसमें एक जो रिजल्ट निकल कर आया है कि यहाँ पर नोट्स मेकिंग की अपनी बहुत अहमियत है। तो हमें हर टॉपिक का, मेंस का तैयारी करने से पहले हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एक उसके जो वैल्यू एडिशंस हैं उसके लिए आप स्पेस छोड़ सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब मैं आता हूँ आपके ऑप्शनल पे। आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी। 99% बच्चों को डाउट यही रहता है कि हमें कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सबसे पहला डाउट बच्चों के अंदर ये है कि ऑप्शन क्या चूज़ करें? आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से अच्छा खासा आईआईटी जैम में आपकी रैंक आई। मैथमेटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है ऑप्शनल में स्कोर करने के लिए, तो आपने सोशियोलॉजी को ही क्यों चुना? और हमारे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऑप्शनल चूज करते समय किन बातों का खासकर ध्यान रखें? तो सर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं जॉब में थी, थोड़ा-सा मैथ से टच भी मेरा कम हो गया था। तो सर मेरे लिए जो कंसिडरेशंस रहती थी वो मोस्टली प्रैक्टिकल थोड़ा मैं ज़्यादा रखती थी कि कौन-सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो सर सोशियोलॉजी इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट सिलेबस, सबसे ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड, एम्पल रिसोर्सेज़, एम्पल गाइडेंस और बहुत सारे टॉपर्स। इस साल एआईआर 9 भी हैं, वो भी सोशियोलॉजी से ही हैं। तो सर काफ़ी टॉपर्स भी निकले हैं, तो मतलब
हर चीज़ है हमारे पास अवेलेबल, तो आप सबसे पहले तो यही रखिए कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास मटीरियल है कि नहीं है, गाइडेंस है कि नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और उसी टाइम पे आप तुरंत आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी एज़ ऑप्शनल ले सकते हैं। बट सर क्योंकि अगर टाइम कम है और मैथ्स जैसा हैवी ऑप्शनल मैं ले लेती तो शायद मैनेज करना मुश्किल था, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा लगती है, सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा है। तो सर इन चीज़ों को ध्यान में रखें आप जब भी ऑप्शन चूज़ करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँ। स्टूडेंट्स को मतलब अपनी मोस्टली जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं आप, लेट्स सपोज आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं या आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, टेक में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास ऑप्शनल में अवेलेबल है। तो आपके अकॉर्डिंग 2 ऐसे मेन रीज़न जो हमें ऑप्शनल चूज़ करने में हेल्प करें? सर फर्स्ट रीज़न वुड बी आपका इंटरेस्ट। अगर आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और आप अच्छा स्कोर करते आए हैं, तो आप डेफ़िनेटली गो फॉर दैट ऑप्शनल। और सेकंड उसके रिसोर्सेज़ हैं कि नहीं है, क्योंकि सर वो थोड़ा हमारा रास्ता आसान कर देता है। अगर पहले ही काफ़ी लोगों ने उसको किया हुआ है, उससे क्लियर किया हुआ है, तो वो और फिर ईज़ी बना देता है हमारी जर्नी को। अच्छा आयुषी, मुझे एक चीज़ ये बताना कि जो बच्चा मैथ पढ़ रहा होता है ना, उसके लिए हर चीज़ में लॉजिक और एनालिटिकल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है मैथ पढ़ते-पढ़ते। और मैथ पढ़ने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब ये जीएस में, हिस्ट्री वगैरह में जाता है, तो उसके लिए वो चीज़ रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैथ क्या है कि स्टेप बाय स्टेप है, पहले एक चीज़ समझी फिर दूसरी, तो सारी चीज़ें रिलेट करके चलती हैं। तो जब तैयारी कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी इसमें जीएस वाली? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इनफैक्ट हिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था हिस्ट्री से। हुँ। इसमें इस बार भी सर जीएस 1 में ही सबसे कम स्कोर आया है। तो सर थोड़ा दिक्कत होती है सर, आप क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंट माइंडसेट नहीं। से आपको अप्रोच करना होता है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को। हुँ। बट सर इसको हम थोड़ा आसान ऐसे बना सकते हैं कि एक तो पॉइंटों में आंसर लिखो, जिससे आप जैसे आप एनालिटिकली पॉइंट वाइज़ स्टेप बाय स्टेप आप मैथ्स में करते हो, ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और सब हेडिंग्स बनाओ कि अभी आपको ये वाला चीज़ एड्रेस करना है, उसके पॉइंट्स लिखो, फिर देन दूसरा सब हेडिंग उसके पॉइंट्स लिखो। और एनालिटिकली तो सर आपको हेल्प करेगा ही हमेशा, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका कॉज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, और कौन-कौन से कॉज़ आप सोच सकते हैं जो बुक्स में नहीं हो या मटेरियल में नहीं हो, आप कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो सर वो चीज़ें बहुत एप्रिशिएट करती करी की जाती है यूपीएससी में, खासकर इंटरव्यू में। अगर आप कोई बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे पाए किसी चीज़ का, थोड़ा-सा कॉमन हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, क्योंकि बुकिश नॉलेज तो सर थोड़ा हो ही जाती है, बट आपको वो डिफरेंशिएट करता है। नहीं, ये तो है कि अगर कोई लॉजिकल चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर दे तो उसका बड़ा मज़ा आता है। मैं ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहा था, तो एक एसएसबी होता है एनडीए की तैयारी करने के बाद, सीडीएस की तैयारी करने के बाद, तो कर्नल साहब थे और एक विंग कमांडर साहब थे, वो दोनों बैठे हुए थे। वो एसएसबी होस्ट करते थे पहले, तो वो रिटायर हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने हज़ारों ऑफ़िसर बनाए एयर फ़ोर्स में और आर्मी में, तो क्या कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपको देख के लगता था कि यार उस स्टूडेंट ने बिल्कुल अलग कर दिया? क्योंकि जब आप एसएसबी देते हैं तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो एक ऑफ़िसर तैयार करता है और बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं कि उसके 90% भी उस इंटेलिजेंस के नज़दीक पहुँच पाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि एक बच्चा था और उन उससे हमने पूछा था कि इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ही पूछा था कि युद्ध क्यों ज़रूरी है? तो कहते हैं कि हम अक्सर क्या होता है कि 2.5 मिनट का टाइम देते हैं एक बच्चे को सुनने के लिए कि 2.5 मिनट में हमें उसका विज़न पता चल जाता है कि कैसे सोचता है। लेकिन बोला पहली बार ऐसा था कि मैंने साढ़े 6 मिनट तक वो बेल नहीं दबाई उसके लिए। बोला इतना अच्छा उसने उसको लॉजिकली ब्रेक किया चीज़ों को, एक-एक चीज़ को, कि सुन के मज़ा आया और ये लगा कि यार हम जो सोच रहे थे उससे बहुत अच्छा अच्छा सोचा। तो मेरा सवाल यहीं से है कि जो इंटरव्यू है, क्या उसकी तैयारी उस मेंस के एग्ज़ाम के बाद हो भी पाती है कि नहीं हो पाती? या उसकी तैयारी आदमी को जिस दिन वो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसी दिन से करनी चाहिए? और एक ये थोड़ा सवाल मुझे पता नहीं कि पूछना चाहिए कि नहीं, कि आपसे इंटरव्यू में कुछ ख़ास पूछा गया जो आप बता सको? यस सर, डेफिनेटली सर। इंटरव्यू ऐसा स्टेज है जो यूपीएससी का, जो आप शुरू से ही आप प्रिपरेशन में लग जाते हो जाने अनजाने, क्योंकि सर आपसे वहाँ पे आपके ओपिनियंस पूछे जाएंगे, और जैसे ही आप इस प्रिपरेशन में आते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप सॉल्यूशन भी आप पढ़ सकते हो उसके, मैगजीन्स में हैं या बुक्स में हैं, बट आप खुद से भी एक दो सॉल्यूशन आप सोच सकते हो उन चीज़ों के। तो सर आपके ओपिनियंस बनने लग जाते हैं हर चीज़ को लेके, आप नॉलेज जैसे जैसे आपकी बिल्डअप होती है तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने लगते हो। तो सर मेरे लिए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो सर मैं शामली से हूँ, शामली शुगर केन के लिए बहुत फेमस है। बिल्कुल है।
तो सर मोस्टली लोग यही पूछेंगे कि शुगर केन के फ़ायदे क्या हैं या वहाँ से क्या-क्या बेनिफिट हो रहा है पूरे रीजन को। लेकिन मुझसे इंटरव्यू में पूछा उसके नुकसान क्या हैं? तो आप वो बताइए और इसलिए पूछा होगा क्योंकि सारे एज्ड हैं और उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। फिर भी आप प्लीज़ बताएँ। यस सर। तो सर ये पूछा गया कि शुगर केन इंडस्ट्री की वज़ह से क्या-क्या नुकसान है इंडिया को? तो सर इसमें फिर वही है सर, जैसे आप मेंस में आप मल्टी डायमेंशनल रहते हैं, तो इंटरव्यू में भी वो आपको बेनिफिशियल रहता है कि आप मल्टी डायमेंशनल रखें। आप क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर के माइंड में कोई आंसर है और आप अगर उसका अप्रोच नहीं कर पाए तो वो इतना ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रहते हैं। तो आप अलग-अलग डायमेंशन से उसको एड्रेस कीजिए। जैसे एक तो इथेनॉल बनता है शुगर केन से, जो कई बार अल्कोहल में भी उसका डाइवर्जन होता है, तो वो भी ड्रिंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है। दूसरा आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं कि क्लाइमेट सॉरी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। दूसरी क्रॉप्स पे फिर वो कैसे हार्मफुल रहता है शुगर केन। फिर से तीसरा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर शुगर केन पे ही डिपेंडेंसी रहेगी तो जो बाकी हम अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं। जैसे बाकी जो क्रॉप्स है काफ़ी अच्छी सर कैश क्रॉप्स हैं, बट हम उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम शुगर केन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो सर ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने बताई वहाँ पे। अ, ये आई थिंक सर वो सैटिस्फाई थे इस इन चीज़ों से। तो हो सकता है आप 3-4 पॉइंट तो डेफ़िनिटली आप कोशिश करें शॉर्ट पॉइंट्स में बताने की। तो और अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी बताना कि आप जैसे बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो यूपीएससी की तैयारी करते वक़्त क्या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का कोई इम्पैक्ट होता है? यस सर। सर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है अच्छा, क्योंकि आपके पॉज़िटिव अंदर एक अलग ही लगन होती लगन। है कि हमें कुछ करना है। और सर एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो आपको ये नहीं देखता है कि आप किस फैमिली से हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। अगर आप मेहनत करें, लगन करें तो इस एग्ज़ाम को डेफ़िनिटली क्रैक कर सकते हैं। तो सच सर मेरे ख़्याल से रिसोर्सेज ज़्यादा एम्पल में होना हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है। आप कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं आराम से। और बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं सर, इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी हमने देखे हैं। इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने, राजेंद्र प्रसाद हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने इतनी गरीबी में रह के कितनी ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। तो सर वो मोटिवेशन फैक्टर ज़्यादा होता है। और सर रिसोर्सेज़ में तो अब ऑनलाइन आपको बहुत कम कॉस्ट में कम आप कॉस्ट में। ले सकते हैं। तो लगन ही एक चीज़ रह गई है जो डिफरेंशिएट करती है। और ये बिल्कुल अच्छी बात बोली और ये बहुत ज़रूरी है कि सफलता के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी नहीं है, जुनून बहुत ज़रूरी है। यस सर। और कई बार क्या होता है कि जब बहुत संसाधन होते हैं तो वो जुनून बन नहीं नहीं पाता। बन पा रहा है। अगर ऐसा होता तो शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान जितना बड़ा बन चुका होता, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बन चुका होता, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन बन चुका होता। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन वो आज इतना बड़ा कुछ कर नहीं पाए, जितना वो लोग कर गए जिनके पास संसाधनों की व्यवस्था थी ही नहीं। अगर ऐसे बच्चों के पास व्यवस्था होती तो शायद इतना डीपली नहीं सोच पाते और इतनी कामयाबी नहीं ले पाते। तो आयुषी सबसे बड़ा यूपीएससी की तैयारी में हमारे एस्पिरेंट के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आए दिन लगता है कि 4 दिन पढ़े, 5वें दिन मोटिवेशन डाउन, अब नहीं होगा, अब हमारे बस की नहीं है। और ये हर आदमी की साइकोलॉजिकल थॉट है, जब जिस कुर्सी मेज़ पर बैठकर आप पढ़ रहे होते हो, उस पर लगता है कि यार अब नहीं, 5 दिन पढ़ेंगे, फिर नहीं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल सर। और अगर हुआ है तो आपने इसको कैटर कैसे किया? हुँ, हुँ। सर सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी ये बहुत नेचुरल है। ये आई थिंक हर टॉपर बोलता है, बट ये काफ़ी रहता है। हम खुद हमें ऐसा बिलीव नहीं होता है कि हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्रैक। हमेशा लगता है कि शायद उनका ही होता है, हमारा नहीं होगा। और सर दूसरी बात, लेकिन इसको हमें सोल्व भी करना है, एड्रेस करना है। उस लूप में नहीं फँसना है कि उसको ही हम ओवरथिंकिंग में बदल दें और फिर कुछ ना कर पाएँ। तो सर उसके कुछ-कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। एक तो आप टाइम टेबल रखें अपना कि मुझे ये आज डेली टारगेट है और ये करना है और ये किस टाइम करना है। तो ये पूरा अगर आपका शेड्यूल रहेगा, इसमें सर मैं एक बुक भी सजेस्ट करूँगी, डेली हैबिट्स करके है एक बुक, वो काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर सर दूसरा चीज़ एक होगी ग्रैटिट्यूड, मतलब भगवान पे भरोसा भी मेरे को लगता है सर बहुत काम किया है मेरे लिए। सर मैं प्राणायाम भी करती थी और थोड़ा-सा स्पिरिचुअली ओरिएंटेड थी अपनी पूरी जर्नी में, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। हुँ। अगर आपको श्रद्धा या कम होती है तो आप इतना नहीं सस्टेन कर पाते हैं इस पूरी जर्नी में। तो थोड़ा-सा विश्वास रखिए कि अगर आप सच्ची ईमानदारी से, सच्चाई से पूरी मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला आपके सपनों को पूरा करेगा। यूपीएससी में नहीं तो आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। तो अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िए, बाकी ऊपर वाले के भरोसे भी आप थोड़ा मन को शांति मिलती है। अच्छा आयुषी, हम देखते हैं अक्सर
आजकल जब हम तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे पढ़ते तो बहुत है। जैसे मेरी क्लासेस में पिछले 12 साल से 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं जैसे सपोज पहला टॉपिक पढ़ाया मैंने नेशनल इनकम पढ़ाया, दूसरे दिन मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाया, नेक्स्ट दिन मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई, फिस्कल पॉलिसी पढ़ाई, ऐसे ये दिन बीतते चले गए, 7 दिन हो गए। 8वें दिन मैंने बच्चे से पूछा बेटा नेशनल इनकम में क्या पढ़ा था, तो उसकी बत्ती को। और इसका मेन कारण है बच्चे का रिवीजन ना कर पाना। तो ये रिवीजन किसी बच्चे की तैयारी में यूपीएससी में कितनी जरूरी है, कितना जरूरी ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस सर, आई थिंक मैं हमेशा सर मैंने ये माना है कि इस एग्ज़ाम के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेबस, पीवाईक्यू और रिवीजन। तो अगर आप ये 3 चीज़ें एड्रेस कर पाएँ तो आप लिस्ट में आने के चांस आप बढ़ा लेते हैं। उससे रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि जब हमारे मेंस के एग्ज़ाम हैं, हमारे हर दिन 2 एग्ज़ाम हैं और दोनों में ही 3-3 घंटे आपको लिखना है और दोनों ही पेपरों में मल्टीपल पेपर्स हैं इन्वॉल्व। तो सर अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम चीज़ें भूलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो सर और स्पीड से भी आपको लिखना है क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में पूरे करने हैं, तो उसके लिए अगर आपकी चीज़ें टिप्स पे नहीं होंगी, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप नहीं पूरा कर पाएँगे पेपर और पेपर पूरा नहीं हुआ है तो बहुत कम चांस है कि आप लिस्ट में आ पाएँगे। तो सर हमें क्वालिटी आंसर्स भी लिखने हैं और मतलब पूरे आंसर्स कंप्लीट भी करने हैं। तो सर उसके लिए रिवीजन ही एक ऐसा टूल है जो आपको बढ़ा सकता है। तो अपने पूरे दिन में एक छोटा-सा स्लॉट हमें रिवीजन के लिए ही रखना चाहिए, जिससे हम हर दिन रिवाइज़ करें। ये नहीं कि हमारा पूरा सिलेबस हो जाए तभी हम रिवाइज़ करें, हम डेली रिवाइज़ करते चलें जिससे फिर वो पाइल अप ना हो सर। अच्छा, जैसे आप हम देखते हैं अमूमन आपने मेंस का ज़िक्र किया, मेंस में हमारे कंटिन्यूअस वो पेपर होते हैं, 5 दिन चलता है एक सिलसिला। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की क्या भूमिका आप समझते हैं? जो हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं स्टार्टिंग से, एक हमने नोट्स बनाया, नोट्स मेकिंग यहाँ पे किस तरीके से आपको कारगर लगती है? यस सर। तो सर मैंने 2 आइटरेशन में नोट्स बनाए थे। पहली जो आइटरेशन थी वो ये था कि हर सिलेबस के हर टॉपिक पे पूरा डिटेल्ड इन द सेंस उसके ऑब्जेक्टिव, उसके कॉन्सिक्वेंस, चैलेंजेस, सॉल्यूशन सब कुछ A4 शीट पे। फिर से जब मैंने मेंस जैसे-जैसे अप्रोच करता है तो आप उसको थोड़ा और छोटा बना देते हो शॉर्टर वर्ज़न में। वो सर आपको हेल्पफुल करता है कि आप बिल्कुल पेपर से पहले आप उन चीज़ों को पढ़ लो तो फिर वो आपको याद रहने का सही रहता है उसके लिए। तो सर वो मैंने किया था जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली। राइट। अच्छा, एक और छोटा-सा डाउट बच्चों का जो वुमन टाइम मैनेजमेंट। यस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, 24 घंटे सबके पास है हमारे पास। उसमें से 24 घंटे में से उसको कुछ उपयोग करके आप जैसे टॉपर निकल रहे हैं, कुछ बच्चे बेचारे चपरासी भी नहीं बन पा रहे और रियलिटी है। इस टाइम मैनेजमेंट को कैटर करने में, उसको मैनेज करने में जो सोशल मीडिया आजकल हम देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। जहाँ से एक नोटिफिकेशन हमारे पास आया, किसी दोस्त ने रील भेज दी और ये जो उँगली भगवान ने दी है, ये लिखने की जगह ये करने में चल जा रही है आज। यस तो ये सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से हम बच्चे बचा सकते हैं और इसको निगेटिव ना लेते हुए, उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी आपका जो स्टडी एनवायरनमेंट है, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम रखिए जिससे आपको ऑटोमेटिकली आपका ये कल्चर बन जाए कि आप इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। आप उस टाइम अपने फ़ोन को अपने पास मत रखिए, आप लैपटॉप से पढ़ाई कीजिए, आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो टैब से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब के रील्स को उस टाइम अवॉइड कीजिए। तो सर ऐसे और एक शेड्यूल बना के रखें, तो जिससे डिस्ट्रैक्शन भी कम होंगी और सर हम अपने टारगेट्स को भी पूरा कर पाएँगे। तो सर ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए एक तो सर हमें मतलब क्या हमें कितना अचीव करना है 1 महीने में, कितना अचीव करना है 1 वीक में और 1 डे में, वो सब आप बाइफरकेट रखें और उसको रिफाइन करते रहिए। और सर ऐसा बहुत बार होता था कि हम फॉलो नहीं कर पाते अपनी शेड्यूल को भी कई बारी। तो उसमें भी आपको बस उसे रिफाइन करना है और बस चलते रहना है। आप बहुत जल्दी आप अप्रोच कर पाएँगे। हो सकता है आप उस टाइम नहीं कर पा रहे हैं फॉलो, तो आप उसको रिफाइन कीजिए और फिर से उस प्रोसेस में लग जाएँगे। तो वो सर बेस्ट सॉल्यूशन तो आप सोशल मीडिया पे थे किसी पे? आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज़ करते? सर व्हाट्सएप पे मैं थी बट इंस्टा और फेसबुक पे तो नहीं थी सर। अच्छा, अब एक मैं क्वेश्चन उन बच्चियों के लिए पूछना चाहता हूँ, जो बच्ची कहीं न कहीं वर्किंग हैं, हुँ। जॉब कर रही हैं, तो जॉब के साथ क्या हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है? यस सर।
सर जैसे मैंने ये वाला अटेम्प्ट पूरा जॉब के साथ ही दिया है। तो सर इसमें मैं ये बोलूँगी कि आप अपना टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना सीखें। जैसे सर मेरा यूएस टाइम था जॉब का, तो 12 बजे से शुरू होता था। तो जो मॉर्निंग आवर्स थे वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिवली मुझे यूज़ करने थे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट दे सकूँ। और जो आपकी वीकेंड्स है या आपकी जो लीव्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले उन लीव्स को ले सकते हैं। या फिर सर जब आपका क्रिटिकल टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा डिवोट होके अपना प्रिपरेशन करना है, तो आप इन सब चीज़ों को एक साथ बना के लेके चलें। और सर हमें बीच में टाइम मिलता है जॉब के दौरान भी, लंच टाइम होता है, तो आप गॉसिप वगैरह ना करके आप पढ़ाई कर लीजिए उस टाइम पे। आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिए पॉलिटिक्स में और आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो सर अगर हमारा गोल क्लियर है तो सर टाइम अपने आप निकल जाता है उन चीज़ों के लिए। तो साथियों, ये थी हमारे साथ आयुषी चौधरी, जिन्होंने यूपीएससी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और अपने गांव का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने माँ बाप का नहीं, अपने पति का नहीं, बल्कि पूरे समाज, हर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं आयुषी को कैरियर बिल्ड आईएएस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू। आप भविष्य में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक नई दिशा दें और बहुत अच्छे तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन में तरक्की पाएं। थैंक यू सर। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप निरीक्षण कर लो मित्रों, नितनम मार्ग बनाना है और आपको भी कैरियर बिल्ड आईएएस के साथ मिलकर यूपीएससी के सफ़र को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन को समझने के बाद मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बच्ची की जो जर्नी रही, जो मैंने इसकी बातें सुनी, सबसे पहला ज़रूरी चीज़ इसने जो बताया वो ये है कि आप अपने टाइम को कितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड, और आपको पता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और वो बहुत, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? दूसरा ये है कि आपको बीच-बीच में सेल्फ डाउट बहुत बार होंगे, तो उस सेल्फ डाउट के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा आध्यात्मिक हो जाइए, थोड़ा भगवान की पूजा-पाठ करिए, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति होती है, जो आपको उस डोर से बाँधे रहती है और आगे प्रेरणा देती रहती है काम करने के लिए। और तीसरा मेरे बच्चे ये है कि आपको कभी ना कभी ये समझना ही पड़ेगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। और ओवरऑल अगर आप अपनी जर्नी को लेकर चलेंगे, तो इस बच्ची ने एक बीच में बहुत अच्छी बात कही कि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करना ही आपके लिए सब कुछ है। आप अपनी जॉब भी देख सकते हैं। और एक मैं लास्ट में इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा और मैं आपसे भी चाहूँगा ये इस बात का आप जवाब दें कि यूपीएससी की तैयारी करते-करते ना एक बच्चे के लिए उसको क्विट करना बहुत मुश्किल काम होता है, हुँ। जब वो 6-7 साल इस चीज़ को दे देता है। लेकिन हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन बना होता है। तो आप एंड में एक तो मैं ये चाहूँगा कि जो 25 मई को प्रीलिम्स है इसके बारे में कुछ कहें, और एक ये कि कब एक आदमी को ये पहचान कर लेनी चाहिए कि अब शायद मेरे लिए कोई दूसरी फ़ील्ड है, मुझे उसमें अपना एफ़र्ट डालना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो आने वाले प्रीलिम्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अभी आप क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो आप पीवाईक्यूज़ और रिवीजन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दें। पीवाईक्यू में यूपीएससी किस लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछता है, उसको थोड़ा-सा इनकलकेट कीजिए अपने अंदर। कौन से तरीके से वो गलत आंसर्स को रखता है और कहाँ-कहाँ पे लूप होल्स छोड़ता है एग्ज़ामिनर, उन चीज़ों को वो आइडेंटिफ़ाई कीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स। और सर जो यूपीएससी का सर्कल एक लूप जो बन जाता है, जो नेवर एंडिंग टाइप हो जाता है, हम अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहते हैं। बट सर इसमें भी मैं यही सजेस्ट करूँ कि आप जब इस साइकिल में एंटर हो, उसी दौरान आप थोड़ा ये माइंड में लेके चलें कि आपको कितने अटेम्प्ट देने हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी रखें, क्योंकि यही सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं है जिससे आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं अपॉर्च्युनिटीज़, जहाँ पे आप समाज के लिए कर सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप इसको ही अपना एक एंड गोल मत बनाएँ, इसको एक पार्ट ऑफ अपनी लाइफ़ रखें। कि अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अगर नहीं होता है तो आप इस पूरी जर्नी में इतना नॉलेज गेन कर ही लेंगे कि और इतना डिसिप्लिन इनकलकेट कर लेंगे कि आप दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे आस-पास जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार आप सभी। थैंक यू।